नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। G20 की बैठक में सनातन संस्कृति और भारतीयता का जलवा सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी पहली झलक तब दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत करने के लिए आए। स्वागत मंच पर पीछे बैकग्राउंड में कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र लगा हुआ था, जिसके सामने पीएम सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते नजर आए। इस क्रम में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंच पर आए तो मोदी से बेहद गर्मजोशी से मिले, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ देर बात भी हुई। और वहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मंच पे आए तो कोणार्क चक्र को देखकर अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें इस चक्र के बारे में बताया। और कुल मिलाकर G20 का सम्मेलन कूटनीतिक लिहाज से अहम तो है ही, भारत की सनातन संस्कृति को जानने का भी एक मौका बन गया है, जिसे आज तक दुनिया के सामने दिखाया नहीं गया। यह बताया नहीं गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हम हैं और सबसे पुरानी लोकतंत्र भी हम ही हैं। जब दुनिया में सभ्यताएं खड़ी होने के लिए हाफ रही थी, तब हम वेदों के जरिए चांद तारों की गणना कर रहे थे। तो हमारे 16 महाजनपद लोकतंत्र का दुनिया में पहला प्रयोग थे, लेकिन अब दोबारा उस गौरवशाली इतिहास को बताने का समय है। और सम्मेलन के दौरान बना भारत मंडपम उस प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा दुनिया के ताकतवर देशों को बता रहा है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जानिए, इसके बारे में कुछ विशेषताएं आपको बताएं। यह भव्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और कोणार्क मंदिर देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। तो इस मंदिर के कुछ विशेषताएं आपको बताएं। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देव के रथ के आकार में किया गया है और ये विशेषताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई जो हम आपको बता रहे हैं। यह मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण भी है। तो यह मंदिर भारत के 7 अजूबों में से एक है। तो अब आपको हम दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे ये जो मंदिर है उसकी खासियत क्या है। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। और उनके अलावा कुछ और बारीकियां इसके बारे में बताएं। इस मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है, यानी ये जो मंदिर है उसे भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में इसे बनाया गया है। और इस रथ के कुल 24 पहिए हैं, साथ ही 7 घोड़े हैं। 24 पहिए और 7 घोड़े हैं इसमें, जिनको दिखाया गया है। इस मंदिर की विशेषताएं आपको बता रही है। ये मंदिर लाल बिलवा और ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, यानी किस चीज से बना है वो भी आपको बताएं। तो ये मंदिर की विशेषताएं हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया है। इसके अलावा सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। यह बड़ी बात इस मंदिर से, इससे जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्व दिशा की तरफ जाते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। एक एक चीज इस मंदिर की कुछ ना कुछ बात कहती है। 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। तो इन बारीकियों को आप समझिए कि ये जो चाहे 24 पहियों की बात हो या फिर चक्र की बात हो, कुछ ना कुछ हर चीज कहती है। सबसे बड़ी बात है ये जो तस्वीर हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के बहुत कुछ मायने हैं। इस तस्वीर ने दिखाया कि कैसे पूरे हिंदुस्तान की सनातन का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आप इस तस्वीर को, यह तस्वीर सबसे आज की मुझे लगता है सबसे शानदार तस्वीर थी, जब ऋषि सुनक G20 समिट में शामिल होने के लिए आए और आने के बाद प्रधानमंत्री के साथ गले मिले। और उसके ठीक बगल में एक दूसरी तस्वीर है जिसमें जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दोनों की गर्मजोशी देखिए, लेकिन इसके साथ एक खास बात थी कि दोनों तस्वीरों में हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का डंका बजता हुआ दिखाई दिया। पीएम मोदी से पूछ रहे हैं जो बाइडेन के कोणार्क चक्र की खासियत क्या है,
और अभी जो हम अपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रहे थे कोणार्क चक्र की खासियत, कैसे कोणार्क सूर्य मंदिर से इस चक्र को लिया गया है और इसके जरिए हिंदुस्तान की सनातन की संस्कृति दिखाई गई है। तो आप सोचिए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भी हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को जानने में दिलचस्पी है। यही हिंदुस्तान की ताकत है। ऋषि सुनक आने के बाद सबसे पहला बयान आता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, गर्व है कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और यह धर्म मुझे लगातार ताकत देता है। ब्रिटेन के पीएम, आप सोचिए, ब्रिटेन का पीएम कह रहा है जय सिया राम। यह अपने आप में हिंदुस्तान की सनातन की ताकत है और यह जवाब भी उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी दल जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। तो आज G20 के जरिए पूरी दुनिया उस सनातन का डंका बज रहा, पूरी दुनिया उस सनातन की ताकत को पहचान रही है। तीन खास बातें। एक, नटराज की प्रतिमा। आप देखिए, जैसे आप भारत मंडपम में दाखिल होंगे, नटराज की प्रतिमा दिखाई देगी, योग मुद्राओं आपको दिखाई देंगी और कोणार्क चक्र। ये तीन सबसे अहम बातें हैं जो आपको हिंदुस्तान की सनातन को परिलक्षित करती हैं, उसकी ताकत को दिखाती हैं। ऋषि सुनक की बॉडी लैंग्वेज ये बताती, देखिए बाकी सब लोगों के साथ प्रोटोकॉल अलग था पीएम का, लेकिन जब ऋषि सुनक से मिलते हैं तो उनका प्रोटोकॉल अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो उस हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ, ऋषि सुनक के साथ रूबरू होते हैं। वो बताते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति पर हमारा यकीन है। तो आज की जो G20 में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उन बातों का लब्बो-लबाब सिर्फ इतना है कि जो हम कहते थे, हमने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, आज उस वसुधैव कुटुंबकम की उस परिभाषा को आज चरितार्थ कर रहा है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान बता रहा कि हमारी ताकत क्या है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, और ये तस्वीरें दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे देश में सनातन को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन यहीं से सनातन को लेकर कई सकारात्मक संदेश ये मंच दे रहा है। और बड़ी बात ये भी ब्रिजेश जी, इस बार हमने ये भी नोटिस किया कि चूंकि भारत और इंडिया को लेकर भी विवाद था, प्रधानमंत्री के आगे जो प्लेट थी वहां पे भी इंडिया की बजाय भारत इस बार लिखा हुआ दिखाई दिया। तो अध्यात्म का हम संदेश तो लगातार देते हैं, लेकिन कुछ और जो विवाद थे उनसे भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है। तो यहां से ये देखिए, ऋषि सुनक से जब मुलाकात हुई थी तो कुछ देर बात हुई, उसके बाद जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने इस चक्र को लेकर जिज्ञासा जाहिर की, उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और प्रधानमंत्री ने उस बारीकी को समझाया और बताया कि आखिर इसके मायने क्या है और इसका मतलब क्या है। यूं ही नहीं कहा जाता कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में इस हिंदुस्तान की तस्वीर को बहुत हद तक बदला है। हिंदुस्तान को योग दिवस, योग इसकी हिंदुस्तान की पहचान थी, योग दिवस के जरिए पूरी दुनिया को योग के साथ जोड़ा, हिंदुस्तान की सनातन की ताकत दिखाई। काशी में जाकर के G20 करने के बाद G20 का आयोजन किया गया। आप सोचिए, जो हिंदुस्तान के 60 शहर हैं, 60 शहरों में जहां पर भी जो है ये G20 का आयोजन हुआ, उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा यानी 12 से ज्यादा ऐसे शहर थे जो आध्यात्मिक लिहाज से बेहद अहम थे। और उन शहरों के जरिए, उन जगह के जरिए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की सनातन की ताकत क्या है। इस G20 के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी एक तरह से प्राचीन पुरातन परंपराओं को न सिर्फ समृद्ध किया है, बल्कि यह बताया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से अपनी जड़ों से आज भी जुड़ा हुआ है। भले हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में डिफेंस में हम लोग तो इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी के साथ हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी शामिल होगा। हमारे साथ इंडो यूएस जो स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए जानकार शामिल होंगे। हमारे साथ चाइना के साथ क्या कुछ रिलेशनशिप है, इसको लेकर के भी हमारे साथ जो है स्टूडियो में गेस्ट मौजूद होंगे, अर्थशास्त्री मौजूद होंगे और यूएसए से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रिया टंडन जी भी जुड़ेंगे। तो हमारे साथ सारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं और उनके साथ भी समझेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं जो जुड़ रही हैं, प्रिया टंडन जी यूएसए से वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इसके साथ अभी और भी गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सभी के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, प्रिया टंडन जी, अमेरिका और भारत की यह दोस्ती का नया अध्याय है, क्या कुछ कहता है? ये एक पहली बात तो आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी।
आपका सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कहता है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक नया एरा लिखा जा रहा है, एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। अमेरिका और भारत का एक साथ आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोनों देशों के लिए। नए दोनों देशों की इतिहास की बड़ी शुरुआत है कामयाबी ये। है। बीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीएन झा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जब बायलैटरल टॉक हो रही थी, उस वक्त डिफेंस को लेकर काफी कुछ बात हुई। हम लोगों ने ड्रोन को लेकर के डील किया, इसके साथ कुछ डिफेंस सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के बात किया, एआई के उपयोग को लेकर के बात किया। यूं तो अमेरिका के साथ हमारी जो रक्षा डील है वो हमेशा होती रहती है, लेकिन G20 के दौरान जब जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई, उसमें क्या लगता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं जिस पर लोगों को जानना जरूरी है? देखिए विजय सिंह, ये जो G20 समिट है, इसका बेसिक एम तो ग्लोबल कॉज के लिए है। इसी में बायलैटरल टॉक्स भी होते हैं, जिसे आप अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो हम आप सब समझते हैं कि आज से ही कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे काफी सारे टॉक्स हुए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन हुए थे, और जिसमें से निकल के दो तीन चीजें जो अभी पब्लिक डोमेन में है, वो है कि एक जेट इंजन 404-414 जो कि एलसीए में काम आने वाला है, वो यहाँ पे बनने वाला है। दूसरा प्रेडेटर ड्रोन, जो कि सीमा, अपनी सीमा की अलोंग द एलएसी एलओसी दोनों में ये काफी सक्षम होने वाला है आने वाले दिनों में। और कुछ रिलेटेड जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका से आने वाले हैं। मोस्टली ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, लेकिन हो सकता है कि ये मेक इन इंडिया के भी तहत आए। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बेसिकली अमेरिका से आ रहे हैं। परिष्कृत जो है एडवांस जो वेपन्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हैं, वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। इसका G20 से डायरेक्टली कुछ नहीं देना देना है, क्योंकि एमओयू पहले साइन हुई थी जाके अमेरिका में। अभी वही डेलीगेशन अमेरिका से भारत आई हुई है। तो कंसर्न पक्ष जो है, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, दोनों देश के, वो इस पर देखने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ये साइड इशू है, ये मेन G20 नहीं है। मेन G20 का जो फोकस है वो जो 6 एरिया हमने देखे हुए हैं, जहाँ पे कि इकोनॉमी आज वर्ल्ड की पूरी डिस्टर्बेड है, चाहे वो कोविड के थ्रू हो, चाहे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, या फिर आज की जो एक अपनी अलग चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज के सबों को साथ में लेके चलो। तो ये सबों को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं, उसमें आज एक नए मेंबर का जो इंक्लूजन हुआ है अफ्रीकन यूनियन का, अब उसकी बात भी सुनी जाएगी। अब वो भी अपनी बात जो है इस पटल पे रख पाएंगे। तो ये ब्रॉड एरिया है जहां पे डिस्कशन होने वाली है। लेकिन डिफेंस का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, वो बायलैटरल है, वो साइड इशू। ठीक है। प्रोफेसर अखिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ट्रेड और टूरिज्म के लिहाज से अगर जी समिट को देखें तो भारत के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो G20 की मीटिंग है बहुत अच्छी मीटिंग है। पिछली बार ये किसी और देश में हुई थी, अगली बार किसी और देश में होगी, इस बार हमारे देश में है। सभी आगंतुकों का हमारे यहाँ स्वागत है। लेकिन मुझे ये थोड़ा कष्ट है कि इसमें रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। तो एक प्रकार से हम वेस्टर्न लॉबी के प्रभाव में आ रहे हैं, और रूस जो हमारा पुराना दोस्त है उससे हम दूर हो रहे हैं। तो मैं चाहता था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह जिस तरह हमारा एक विशेष स्थान था विश्व में, वो थोड़ा सा घट रहा है, क्योंकि चीन और रूस के राष्ट्रपति का ना आना मैं समझता हूं अच्छी घटना नहीं। लेकिन ठीक है, एक अलग विषय है कि उन दोनों ने ना कि क्या इसमें कोई डिप्लोमेटिक संदेश दिया है या इसके पीछे क्या भारत को इसका क्या कितना असर होगा। लेकिन अमेरिका ने रुचि जरूर यहां पे दिखाई है। इस बीच आप जब उन दोनों देशों के रिश्ते की बात कर रहे हैं तो अमेरिका और भारत के जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका और यूक्रेन के भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, और यूक्रेन को जिस प्रकार रूस ने ठोका, वो अमेरिका और नेटो जो है उसकी रक्षा करने नहीं आया। देखिए, हमें अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने हैं, और चीन हमारा वो पड़ोसी है जो दुष्ट राष्ट्र है और हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है। वो लद्दाख के अंदर भी घुस रहा है और अरुणाचल के अंदर भी घुस रहा है।
अमेरिकन लॉबी चाहती थी कि हम चीन को और रूस को कॉर्नर करें और रूस को एक प्रकार से एक आतंकवादी देश घोषित करने में रेजोल्यूशन में मदद करें, जिसमें हम शायद उनके ना आने से इसलिए कोई कंसेंसस बन पाएगा, इसमें कठिनाई है। लेकिन चीन जिस प्रकार से हमको कॉर्नर कर रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट उसके साथ बढ़ता चला जा रहा है, चीन हमारे यहाँ दखल देता चला जा रहा है और इस G20 में नहीं आया है, ये अच्छा नहीं है। नहीं देखिए यूक्रेन को भी अखिल जी, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने प्रीमियर को भेजा है, रसिया ने अपने तमाम दूसरे कारण है जिसकी वजह से संभवतः अवॉइड किया, क्योंकि आज रशियन मीडिया की एक रिपोर्ट बेहद इंटरेस्टिंग है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया को टारगेट किया है और कहा है कि हिंदुस्तान में होने वाले G20 को लेकर के जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए पश्चिमी मीडिया ने वो कवरेज नहीं दिया है, बल्कि जो है हिंदुस्तान ने जितनी अच्छी तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया है, 60 अलग अलग देशों में 200 से ज्यादा बैठकें किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो रसिया आज भी हिंदुस्तान का समर्थन कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा। सीलकांत जी भी हैं, सीलकांत जी को मैं इसमें जोड़ूंगा। सर, चूंकि आप सार्क देशों के साथ डिप्लोमेसी को बहुत नजदीकी से समझते रहे हैं, चाइना को लेकर के आपका रुख क्या? अपने प्रीमियर को भेज देते हैं, शी जिनपिंग से अवॉइड करते हैं, इसके मायने क्या हैं? ये तो होता है, कभी कभी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते समिट्स में, तो चाइना के अपने कारण हैं जिनके कारण उन्होंने नहीं भेजा, जिसके कारण शी जिनपिंग खुद नहीं आए। और इसके लिए हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका लॉस है, वो नहीं आए तो उनका लॉस है। हम तो हमारा समिट चल रहा है और फिर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया, और आज के अखबार में पढ़े तो लगा कि उनके प्रधानमंत्री का जो डेलीगेशन है वो जो काम चल रहा है अभी शेरपा के लेवल पे, और जो डेक्लेरेशन का ड्राफ्ट बन रहा है उसमें वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड अपना रहे हैं। तो चाइना को भी आए हैं यहाँ, तो जिसको कहते हैं आए हैं तो सफलता की उनको भी चाह है, क्योंकि वो किकिंग स्क्रीमिंग नहीं आए हैं, वो आए हैं इसलिए कि इस G20 उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार G20 को भारत ने ग्लोबल साउथ की वॉइस बना दी है ना, जो दक्षिण दुनिया के देश हैं, तीसरी दुनिया के देश जो हैं, उनकी आवाज है G20, तो चाइना उससे अलग नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात यह है शीलकांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने इसके साथ पड़ोसी देशों को भी यथोचित सम्मान दिया है। आप बांग्लादेश हो, आपका UAE हो, आपके ये सारे लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। ये बता रहा है कि कैसे हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों का भी, अपने जिनके साथ उनके कारोबारी रिश्ते, जिनके साथ उनके नजदीकी रिश्ते, उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद इस लीग से अलग हटना चाह रहे हैं तो हिंदुस्तान को अब इसकी परवाह भी नहीं है। यानी एक वक्त था जब हिंदुस्तान को शायद इस बात की परवाह होती हो कि कोई नाराज हो जाएगा तो इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन आज क्या हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत है कि जो उसको एडमायर कर रहा है दैट्स गुड, और जो नहीं आ रहा है तो उसको भी गुड। तो ये क्या हिंदुस्तान की बदलता हुआ परिदृश्य हिंदुस्तान की ताकत को बताता है? ये हमारा जो पूरा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो पूरी अप्रोच है, वो समन्वय को ढूंढती है और सबके साथ सबका विश्वास प्राप्त करने की बात करती है, जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है। और ये जो मंत्र है ये G20 में सारी दुनिया के लिए लागू होता है। ये इस मंत्र को, ये मतलब सबके हित में है। ये तो इसमें किसी का, भारत का पूरा जो रवैया है वो सदाशयता से भरपूर है, किसी के लिए कोई इलविल नहीं है। अब कोई अपने आप से इलविल देखे तो उसका प्रॉब्लम है, ये उसमें हमें क्या परेशानी। और दूसरा, जो दूसरे देश आ रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन का भारत ने उसके लिए पहल की और पूरी अफ्रीकन यूनियन आज रिप्रेजेंटेड है इसमें, तो वो तो अफ्रीकन कंट्री तो भारत से गर्मजोशी से मिलते हैं। जो PM की तस्वीरें आ रही हैं कि वो सबसे मिल रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से और डेलीगेशन से, वो जिस गर्मजोशी से मिल रहे हैं वो बताता है कि भारत सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, और भारत पूरी तरह से परिचित है और सेंसिटिव है कि दुनिया की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का हल G20 के जरिए कैसे ढूंढा जाए। ये भारत का फोकस है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारा जो हमें उच्चाभिलाषी होना चाहिए और कर्तव्योन्मुख होना चाहिए, कार्योन्मुख होना चाहिए, ये सब काम जो है ये एक्शन ओरिएंटेड काम है। तो भारत का पूरा रवैया जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, काम के लिए है, और जो विश्व के देश आए हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, बीएन झा साहब, एक बीएन झा साहब को जोड़ूंगा। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए
हिंदुस्तान की अपनी एक इकोनॉमी है, हिंदुस्तान का अपना एक कल्चर है और हिंदुस्तान की अपनी जरूरतें हैं, जिसके लिहाज से वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंध रखता हो। फिर चाहे डिफेंस डील की बात हो या ट्रेड कॉरिडोर हो, खासकर ट्रेड संबंधों की बात हो, या फिर पेट्रोल डीजल, इन तमाम जो बेसिक नीड्स हैं इनकी बात हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील करता है, अलग अलग, रसिया के साथ वो अपनी डिफेंस डील करता है, इजराइल के साथ वो अपनी डिफेंस डील करता है, अलग अलग देशों के साथ वो अपने अपने अलग संबंध रखता है। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, उसमें बड़ी बड़ी डिफेंस की जो है फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना चाह रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, क्या ये G20 डिफेंस के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए एक सुपर पावर बनने की तरफ एक बढ़ा हुआ कदम दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, क्योंकि G20 जो है वो उसका मेन उद्देश्य है वर्ल्ड का इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने के लिए और उसको स्मूथन करने के लिए। बिल्कुल। वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमी जो है वो किस तरह से ह्यूमन सेंट्रिक हो, इसको प्रमोट करने के लिए। अब जहाँ तक बायलैटरल जो होते हैं ना, वो बायलैटरल थोड़े से अलग चीजें हैं। ऑफकोर्स इसका अपना खुद का महत्व है, लेकिन ये शैडो नहीं करेगा हर चीज को। अब जैसे आपने बताया कि अभी चीन और रूस नहीं आ रहा है, फेयर इनफ, एक समय ऐसा भी था आज से कुछ साल पहले जहाँ पे कि चीन रूस के राष्ट्रपति वहाँ पे लैंड किए और कुछ घंटे के बाद वहाँ से चलते बने, क्योंकि उस फोरम में उनका जो उनके आइडिया का रिस्पेक्ट करने वाला, उनके मत का रिस्पेक्ट करने वाला वहां पे नहीं था। वो वहां से छोड़ के आगे, ये एक इंसल्ट होती है। वो इंसल्ट इंडिया नहीं चाहता था कि कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आके उसका ऐसा इंसल्ट हो कि वो अपनी फ्लाइट वो हाफ वे लेके वापस चला जाए। तो इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है। अब जहां तक रूस और चीन को साथ लेने का सवाल है, रूस तो इंडिया के साथ है, चीन इंडिया के साथ है, लेकिन रूस और चीन के बीच में वो जो अनलिमिटेड फ्रेंडशिप का संबंध है वो भी याद रखिए, क्योंकि कल के दिन अगर चीन को चुनना पड़ेगा रशिया और इंडिया में से, तो वो रशिया को चुनेगा, या फिर रशिया को अगर चुनना पड़ेगा चीन और इंडिया से, तो वो रशिया को चुनेगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज जो भी कर रहे हैं उनका मेन ये है इंडियन इंटरेस्ट। तो वहां पे कोई दो राय नहीं है। डिफेंस में इंडिया आज इतनी आगे क्यों है? वो इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान था वो बनाया, और यही कारण है कि आज एयरक्राफ्ट तेजस हमारी है, आज एयरक्राफ्ट कैरियर वो हमारी इंडिजिनस है, आज सबमरीन हमारे हैं, आज जो हाविट्जर्स हैं जो एल&टी ने बनाए हुए हैं वो अमेरिकन M777 से भी बेहतर है। धरोहर वो सैकड़ों सालों की है, और उस धरोहर को हम अगर प्रदर्शित करते हैं दुनिया के सामने, तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है। दुनिया के दूसरे राष्ट्र भी करते हैं, और ये हमारी राष्ट्रीयता की एक का परिचय है कि हम जिस तरह से अपने देश को बनाया, अनेकता में एकता लेते हुए, और उसमें जगह जगह से हमारे यहाँ जो संस्कृति के नए उपादान दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। अब वो जो आपने बहुत काफी समय बताया उसको दिखाने के लिए, जो कोणार्क मंदिर का चक्र है और उसके अंदर जो सूर्य की जो प्रतीक हैं, अब वो सब प्रतीक हमारी संस्कृति की धरोहर हैं और उसको दिखा रहे हैं। तो उसमें हमें वो तो बहुत नेचुरल चीज है, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारा बहुत पुराना एक मंत्र है, और वो सारी पृथ्वी को, सारी धरा को हम एक परिवार मान के और उसका भविष्य एक परिवार के साथ जोड़ते हैं। और उसमें चीनियों को परेशानी हो रही है, उनको वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम जो है वो तो संस्कृत है, और वो कहीं से संस्कृत जान लिया कचरी, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, ऐसा अखबार में मैंने पढ़ा। तो अब ये इस तरह के जो टीका टिप्पणी, नोक झोंक और नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं, इनका क्या किया जाए? जो एक देश इतना पुराना है, जो अपने पुरातन और अपने वर्तमान दोनों को मिला के चल रहा है, उसका भारत का समावेशी जो है वो समय के हिसाब से भी है। जब चंद्रयान जाता है तो वो आज का चंद्रयान है, और जब हम सूर्य की तरफ एक रॉकेट भेजते हैं वो आज की बात है, और वो भारत की आज की क्षमता है। और जो हमारे
जो हमारे इतिहास में और हमारी संस्कृति में जो निहित है, वो हमारे हमारे पुरखों की थाती है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो बहुत नेचुरल है। प्रिया जी, अमेरिका में भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं और इस एक दशक में अगर हम देखें सनातन को लेकर जिस तरह की धारणा, जिस तरह की चीजों का विस्तार किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से किया गया, वहां पे जो हिंदू रह रहे हैं उनको भी गर्व महसूस होता होगा कि हाँ, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको एक अलग आज विश्व पटल पर नई पहचान मिल रही है। शायद आपने म्यूट कर रखा है मैम। माफ कीजिएगा जी प्लीज। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूंगी कि यहाँ के जो हिंदू है वो बल्कि बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि देश से दूर होने के बाद और इतने समय बीतने के बाद यहाँ की जो धरोहर जो हम लोग लेके आए, हमारे परिवार लेके आए, हमारे माता पिता जो लेके आए हैं, उसको ना ज्यादा संजो के रखा है। मंदिर में जाना, पूजा करना। और यहाँ पे जैसे बिल्कुल सही कह रहे थे कि 10 साल पहले ये कहना बहुत मुश्किल था कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। यहाँ फिर भी कहना हल्का शुरू हो गया था। मतलब ऋषि सुनक, प्रिया जी मैं इसी में जोड़ रहा हूं, ऋषि सुनक जब कहते हैं कि गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू संस्कृतियों और हिंदू मान्यताओं पर मुझे गर्व है, तब हम सब प्राउड फील करते हैं। जी मैं आपको फिर भी रोकूंगा, मुझे दरअसल कॉमर्शियल कमांड मिल रही है। एक वक्त छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद आपकी एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की ताकत देख रही है। G20 में सनातन का डंका बज रहा है और कैसे अध्यात्म से अर्थ का समागम हो रहा है। न्यूज वन इंडिया लगातार इस पूरी G20 की इस महा कवरेज में हमारे तमाम गेस्ट पैनल भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक के बाद एक ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी हिंदुस्तान की उस ताकत का बखान कर रही हैं, बता रही हैं कि हिंदुस्तान आज कैसे दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो गया है। और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, जो विकसित मुल्क कभी विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को बहुत भाव नहीं देते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो ये बदलते दौर का हिंदुस्तान है और आज भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। G20 इस सम्मेलन की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि आज दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज हिंदुस्तान के इस अतिथि देवो भव के इस जो भावना थी उसको चरितार्थ भी कर रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल है और जिस पर हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि जिस सनातन की बात को लेकर हिंदुस्तान में ऐतराज होता है, अभी हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं वो भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमको क्या नुकसान पहुंचा रहा है क्या। लेकिन प्रिया जी से हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर ऋषि सुनक सनातन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कहते हैं हिंदुत्व पर मुझे गर्व है, तब किसी को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन की बात करते हैं तो उस पर खोट खोजा जाता है। क्या इस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स के जरिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? प्रिया जी आपके साथ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। मैं कुछ साल पहले भारत जब गई थी तो वहां पे मैं एक योगा गुरु जी से मिली थी, जो योग के जो खास गुरु हैं, और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में योगा लाना चाहते हैं। तो हमने कहा अमेरिका में क्यों लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जिस दिन अमेरिका योगा करेगा उस दिन भारत करेगा। तो ये वही बात है, जब यहाँ से जाती है खबर कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और गर्व से कह सकते हैं, तब हमें लगता है कि भारत के लोग उसको अपनाते हैं। क्यों करते हैं ये अलग अलग वजह है, रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर मैंने देखा भी है। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की तारीख में ये कहना कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहना हिंदू हैं एक्सेप्टेबल है। बहुत सालों पहले जैसे बाकी लोग कह रहे थे, इतना नहीं था, इतना उसका प्रचार भी नहीं। अच्छा अखिल स्वामी जी हम एक बार फिर दोबारा अर्थ पर आते हैं, क्योंकि चर्चा इसी बात पर हो रही है कि हिंदुस्तान को इससे क्या फायदे होने वाले हैं। हिंदुस्तान के पास ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात करें, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो तमाम अपॉर्चुनिटी हैं
और खास करके जब दुनिया के इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, उनके डेलीगेशन यहां पर मौजूद हैं, तमाम बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है G20 85% जीडीपी को कहीं ना कहीं कवर करता है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल क्रिएट हो सकते हैं अगर ये सारे लोग पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं हिंदुस्तान को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान जो है हमेशा से एक महान देश रहा है, 2014 से ही केवल महान देश नहीं बना है। दूसरी बात यह है, सनातन धर्म का मूल है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, अगर वो कट्टर है तो हिंदू ही नहीं है। देखिए, सनातन धर्म कट्टरता को मूल, हटा दीजिए, अर्थ को आगे लाइए, अध्यात्म से अब अर्थ की तरफ आइए। अर्थ को कितना बेनिफिट है? आप अर्थशास्त्री हैं, आपको देखिए आज का समय है हमारा इस मौके को प्राउड करने का, आज क्रिटिसाइज करने का नहीं। अगर इस प्रकार के मुद्दों में हम उलझेंगे, भारत और इंडिया के मुद्दे पर उलझेंगे, अगर द्रविड़ कल्चर और सनातन कल्चर के बीच में भेदभाव करने की कोशिश करेंगे, भारत को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। देखिए, भारत एक विविधता वाला देश है, द्रविड़ियन कल्चर अलग है, सनातन धर्म अलग है, आर्य समाज अलग है। आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं होती, मैं सनातनी हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, लेकिन सनातन धर्म का भी सम्मान है। अखिल स्वामी जी, मैं अर्थ को समझना चाह रहा हूं आपके जरिए से कि आखिर क्या कुछ फायदा हो सकता है आर्थिक तरीके से, जो है हिंदुस्तान में क्या पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है? यही मैं कह रहा हूं, अगर हम इधर उधर की बातें न करके समावेशी समाज बनाने की बात करेंगे, अगर हम मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को यह देंगे कि हम भारत और इंडिया में उलझे हुए हैं, सनातन वर्सेस द्रविड़ कल्चर में उलझे हुए हैं, तो कोई निवेश नहीं होगा, कोई आर्थिक सुधार नहीं होगा। आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, अब हम ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में नहीं हैं। हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने की आवश्यकता है। विश्व हमके अंदर एक पोटेंशियल देख रहा है। भारत हमेशा से एक महान देश रहा है। हिंदू, मैं 71 साल का हूं, हमेशा से गर्व से हिंदू कहता था, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। पता नहीं लोगों को कैसे नहीं सर, हम आपसे अर्थव्यवस्था के पैमाने पे पूछ रहे हैं। देखिए, आप धर्म समझाने लग रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे। आज हम चाहते हैं सकारात्मक एक संदेश जो इस G20 के जरिए दुनिया को जाना है, हम उसको समझे। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शील खान जी, इस समिट के जरिए हासिल क्या हो रहा है भारत को? इस समिट के जरिए देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसकी जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश का एक बड़ा एक कंसर्टेड प्रयास है। उसकी कंसर्टेड प्रयास इसलिए है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे व्यापार है, तो व्यापार में जो जो परेशानियां हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को होती हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तो उसको ठीक करना चाहिए। जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग में जो परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए। तो इन सब चीजों की जो अड़चनें दूर हो जाएंगी, ये सब स्मूथ हो जाएंगे, तो उससे हमको भी फायदा होगा, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ व्यापार करते हैं वो उनको फायदा होगा, हमको फायदा होगा। तो व्यापार जो है परस्पर हित का सबसे बड़ा परिचायक है। जब भी हम व्यापार करते हैं उसमें दोनों का हित होता है, तभी व्यापार होता है। तो इस व्यापार को बढ़ाने से हमारे को फायदा होगा। हमारे यहाँ जो शुरू किया है, ये मुहिम लगी है कि प्रोड्यूस इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया के लिए हमको अगर बाहर से कुछ चीज चाहिए तो वो मिल जाए, और उसके बाद हम उसको बढ़ा के फिर बना के फिर बाहर बेचें। अच्छा, शीलकांत जी, क्योंकि आप चाइना की गतिविधियों को बहुत डीपली मॉनिटर करते रहे हैं, साउथ एशिया के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सिल्क कॉरिडोर चाइना का, वो हमेशा से डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। हमेशा से तमाम मुल्कों को उसने कर्जदार बनाया और सिल्क कॉरिडोर के जरिए जबरन वहां पर जो है वहां से सिल्क कॉरिडोर निकाल रहा है। लेकिन इस G20 में एक अहम मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है। वो चर्चा हो रही है कि कैसे पश्चिमी एशिया को जो है इसके साथ कोरिलेट किया जाए रेल कॉरिडोर के जरिए। हिंदुस्तान है, उसमें UAE है, उसमें दुबई है, उसमें और यूरोपियन कंट्रीज है, और उसमें अमेरिका, ये सारे उसको, क्या ये सिल्क कॉरिडोर का जवाब होने जा रहा है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत, जैसे पीएम ने कहा कि हमें एम्बिशियस होना चाहिए, ये बहुत एम्बिशियस प्लान है और इसको कार्यान्वित करना चाहिए। इससे UAE, सऊदी अरेबिया, भारत, अमेरिका, इजराइल, इन सब के साथ जो जोड़ है वो और पुख्ता होगा। और हमारे जो भारतीय रहते हैं गल्फ में, कितने मिलियन भारतीय वहां रहते हैं, अगर वहां रेल चलने लगेगी तो उनके आने जाने में, उनके मिलने जुलने में कितनी आसानी हो जाएगी। तो ये एक कनेक्टिविटी का एक नया सोपान होगा जो हम बनाना चाहते हैं। और ये सोपान किसी के ऊपर शेखी बघाड़ने का नहीं है। वो चाइना का जो भपका है ना, जो शेखी है, वो शेखी 10 साल में देख लिया BRI का हुआ क्या, कहां कहां गए, जहां जहां गए वहां बंठा ठार।
श्रीलंका में गए तो श्रीलंका डेट में गिर गया। पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आप, बर्मा को सपोर्ट करते तो वहां क्या हाल है, नॉर्थ कोरिया के क्या हाल है। ये चीनी जहां जहां जा रहे हैं तो क्या अपने हिंदुस्तान क्या सीलकांत जी, क्या हिंदुस्तान बांग्लादेश को, श्रीलंका को, यूएई को, इन तमाम देशों को यह समझा पाने में कामयाब होगा कि चीन के साथ दरअसल जो है, चीन की जो एक तरह से लालची नजर है, वो दरअसल आप लोगों के जरिए वो इस पूरे एशिया को जो है डिस्टर्ब करने की प्लानिंग है और हम आपको विकास के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो क्या ये समझा पाने में कामयाब होगा और ये G20 उसके लिए एक बेहतर मंच हो सकता है क्या? नहीं, यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत जब किसी से बात करता है तो उससे परस्पर हित की बात करता है, तीसरे की बात नहीं करता। हम कहीं कहीं जाके ये नहीं कहते कि आओ उससे मैं लड़ूंगा, या आओ उसकी बुराई करूंगा। ये भारत का एटीट्यूड है ही नहीं। तो इसलिए जो जो मिलता है हमसे वो निशंक होके मिलता है, उसको मालूम है कि भारत के कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है और इसलिए हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो जो बांग्लादेश के साथ भारत ने जो कुछ किया उसमें शेख हसीना यहाँ आई हैं और वो देखिए कितने उनकी विजिट कितनी सक्सेसफुल होगी। ऐसी जो श्रीलंका है, श्रीलंका को भारत ने जो मदद की पिछले साल, तो उसके पीछे कोई, जैसे गांधी जी जो हमारा है कि वैष्णव जन तने कहिए पीर पर आई जाने दे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न लाए। तो वही बात है कि हम किसी का अगर परेशानी में है उसको उपकार करते हैं तो उसका अपने मन में कोई अभिमान नहीं लाते। इसके कारण जो मैसेज जाती है वो ज्यादा अच्छी जाती है और G20 तो हमारी मैसेज यही है। इसलिए सब राष्ट्र जो आते हैं भारत के पास बिल्कुल सहज होके आते हैं कि उनको कोई उनका कंफर्ट लेवल बहुत ऊपर है। ठीक है, ये नहीं है कि क्या कोई भारत की एक्स टू ग्राइंड वाली बात नहीं है यहाँ। ठीक है, ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी, हमारी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है। इसलिए दुनिया में हम बिल्कुल, ये कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ सामने कई सवाल भी हैं। चलिए शीलकांत जी, बहुत शुक्रिया। अखिल साहब आपका भी, प्रिया टंडन आपका भी शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और ये समझाने के लिए कि आखिर G20 के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है और कैसे ये भारत को इससे क्या हासिल होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।